इस फोटो में दिखाई दे रही इस औरत को देखकर शायद आपको भी यही लगेगा कि ये एक सीधी सादी महिला है, लेकिन किसी को क्या पता था कि इस भोली भाली शक्ल के पीछे एक ऐसी खौफनाक सच्चाई छिपी है जिसने एक हंसते खेलते परिवार को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। शुरुआत में किसी को इस पर जरा सा भी शक नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे खुलासा हुआ कि इसी मासूम सी दिखने वाली औरत ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने सीधे साधे पति को मौत के घाट उतार दिया था। और सबसे दर्दनाक बात तो ये थी कि इस हत्या को अंजाम देने के लिए इन दोनों ने जो तरीका चुना वो इतना भयानक था जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब पुलिस ने इस केस की जांच की, क्योंकि जैसे जैसे सच्चाई सामने आती गई तब ऐसे खौफनाक खुलासे हुए जिन पर किसी के लिए भी यकीन करना आसान नहीं था। जब इस वारदात के पीछे की पूरी कहानी दुनिया के सामने आई तो हर कोई यही सोचने पर मजबूर हो गया कि कोई इंसान, और वो भी एक पत्नी, अपने ही पति के साथ इतनी बेरहमी और दरिंदगी कैसे कर सकती है। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से। इस जिले के ठूठीबारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक छोटा सा गांव पड़ता है, राजाबारी। इसी गांव में 26 साल का नागेश्वर रौनियार अपने परिवार के साथ रहता था। नागेश्वर एक मेहनती, जिम्मेदार और समझदार इंसान था जो अपने परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित था। परिवार की हर जरूरत और हर मुश्किल में वो सबसे आगे खड़ा रहता था। अपने शांत स्वभाव और अच्छे व्यवहार की वजह से गांव और आसपास के लोग भी उसका काफी सम्मान करते थे। नागेश्वर अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी नेहा, उसका छोटा बेटा, माता पिता, छोटा भाई और 2 बहनें थीं। पूरा परिवार मिलजुल कर रहता था और एक दूसरे का सहारा बना हुआ था। क्योंकि नागेश्वर घर का सबसे बड़ा बेटा था, इसलिए परिवार की लगभग सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर थीं। घर का खर्च चलाना, सभी की जरूरतें पूरी करना और परिवार का भविष्य सुरक्षित बनाना उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। नागेश्वर का अपना कैटरिंग का बिजनेस था। वो शादी ब्याह, जन्मदिन समारोह और छोटे बड़े कार्यक्रमों में कैटरिंग सर्विसेज उपलब्ध कराता था। अपनी मेहनत और लगन के दम पर उसने इस काम में अच्छी पहचान बना ली थी। उसका बिजनेस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन बड़े परिवार की जिम्मेदारियों के कारण आर्थिक स्थिति अभी भी बहुत मजबूत नहीं थी। कोई ना कोई खर्च या परेशानी हमेशा सामने आ ही जाती थी। उसके पिता केशव राज रौनियार भी थोड़ा बहुत काम करते थे, लेकिन उनकी आमदनी इतनी नहीं थी कि पूरे परिवार का खर्च संभाल सकें। ऐसे में परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी लगभग पूरी तरह नागेश्वर पर ही थी। नागेश्वर का काम सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। नेपाल से भी उसे कैटरिंग के ऑर्डर मिलते थे और वहां होने वाले कई कार्यक्रमों में उसकी सर्विसेज ली जाती थी। इसी वजह से उसे अक्सर नेपाल आना जाना पड़ता था। अपनी मेहनत और संघर्ष के सहारे वो अपने बिजनेस को लगातार आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था ताकि अपने परिवार को एक बेहतर और सुरक्षित जीवन दे सके। काम के सिलसिले में नेपाल आने जाने के दौरान नागेश्वर की मुलाकात नेहा से हुई थी, जो मूल रूप से नेपाल की रहने वाली थी। करीब 6-7 साल पहले जब नागेश्वर किसी काम के सिलसिले में नेपाल गया था, तभी दोनों पहली बार मिले थे। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जिस कार्यक्रम में उनकी मुलाकात हुई थी, वहीं उन्होंने एक दूसरे के फोन नंबर भी ले लिए। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया। समय के साथ उनकी दोस्ती गहरी होती गई और फिर यही दोस्ती प्यार में बदल गई। फोन कॉल्स और सोशल मीडिया के जरिए दोनों हर दिन एक दूसरे के संपर्क में रहने लगे। आखिरकार साल 2019 में उन्होंने अपने अपने परिवारों को अपने रिश्ते के बारे में बताया। नागेश्वर की मेहनती और जिम्मेदार छवि को देखते हुए नेहा के परिवार ने भी इस रिश्ते को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। वहीं नागेश्वर के परिवार को भी नेहा पसंद आ गई। इसके बाद दोनों परिवारों की सहमति से साल 2019 में उनकी शादी धूमधाम से कर दी गई। शादी के कुछ समय बाद उनके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसके आने से उनकी जिंदगी में खुशियां और बढ़ गईं। बाहर से देखने पर सब कुछ बिल्कुल सामान्य और खुशहाल दिखाई देता था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि आने वाले समय में यही परिवार एक ऐसी घटना का हिस्सा बनने वाला है जो पूरे इलाके को झकझोर कर रख देगी। नागेश्वर को घूमने फिरने का काफी शौक था। जब भी उसे समय मिलता वो अपने दोस्तों के साथ नई नई जगहों पर निकल जाता। वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहता था और अपने घूमने फिरने की तस्वीरें और वीडियो लगातार पोस्ट किया करता था। इसी वजह से
उसके कई सोशल मीडिया अकाउंट थे जहां उसके काफी लोग जुड़े हुए थे। लेकिन समय के साथ उसकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ने लगीं। उसका कैटरिंग का कारोबार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। पहले जहां उसे लगातार ऑर्डर मिलते थे, वहीं अब काम कम होता जा रहा था। आमदनी घटने लगी और परिवार का खर्च संभालना मुश्किल होता चला गया। आर्थिक दबाव बढ़ने के कारण आखिरकार नागेश्वर को अपना कैटरिंग का बिजनेस बंद करना पड़ा। इसके बाद उसने एक किराने की दुकान पर नौकरी शुरू कर दी ताकि किसी तरह परिवार की जरूरतें पूरी कर सकें। इसी दौरान उसने अपनी पत्नी नेहा और बेटे के साथ अलग रहने का फैसला किया। हालांकि ये फैसला किसी पारिवारिक झगड़े या विवाद की वजह से नहीं लिया गया था। परिस्थितियों और कामकाज की जरूरतों को देखते हुए वो परिवार से अलग एक किराए के घर में रहने लगा। बाद में परिस्थितियां फिर बदलीं और नागेश्वर अपने माता पिता के साथ रहने लगा, जबकि नेहा अपने बेटे के साथ उसी किराए के घर में रहती रही। दोनों के बीच किसी तरह का मनमुटाव नहीं था और ये व्यवस्था परिवार की सहमति से ही बनी हुई थी। फिर आया 12 सितंबर 2025 का दिन। उस शाम नागेश्वर रोज की तरह घर से निकला था। जब उसके पिता शाम को घर लौटे तो उन्होंने देखा कि नागेश्वर की बाइक घर के बाहर नहीं खड़ी है। पूछने पर पता चला कि वो शाम करीब 4 बजे किसी काम से बाइक लेकर निकला था। शुरुआत में परिवार को कोई चिंता नहीं हुई, क्योंकि नागेश्वर का काम ही ऐसा था कि उसे अक्सर इधर उधर जाना पड़ता था। कभी वो दुकान पर होता, कभी किसी गोदाम में और कभी किसी दूसरे काम के सिलसिले में बाहर निकल जाता था। लेकिन धीरे धीरे शाम रात में बदल गई और नागेश्वर घर नहीं लौटा। खाने का समय भी निकल गया, फिर भी उसका कोई पता नहीं था। रात करीब 9 से 10 बजे तक जब वो वापस नहीं आया तो परिवार की चिंता बढ़ने लगी। घर वालों ने उसे कई बार फोन किया। उसका फोन लगातार बज रहा था, लेकिन वो किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था और कुछ देर बाद कॉल अपने आप कट जाती थी। अब परिवार के मन में तरह तरह के सवाल उठने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि नागेश्वर फोन तक नहीं उठा रहा। इसी बीच परिवार ने सोचा कि शायद वो अपनी पत्नी नेहा और बेटे से मिलने गया होगा। इसीलिए परिवार ने नेहा को फोन किया, लेकिन नेहा ने बताया कि नागेश्वर उसके पास नहीं आया है और ना ही उसने उससे कोई संपर्क किया है। ये सुनते ही परिवार की चिंता और बढ़ गई। उन्होंने दोबारा नागेश्वर को फोन लगाया, लेकिन इस बार उसका नंबर लगातार बिजी आ रहा था। घर वालों को लगा कि शायद वो किसी से बात कर रहा है और थोड़ी देर में वापस आ जाएगा। लेकिन समय बीतता गया और नागेश्वर का कोई पता नहीं चला। रात गहराती जा रही थी और परिवार की बेचैनी भी बढ़ती जा रही थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिर कहाँ गया है और इतनी देर तक घर क्यों नहीं लौटा। उधर उसी रात करीब 3 बजे नागेश्वर के घर से कुछ दूरी पर स्थित हाईवे से गुजर रहे कुछ लोगों की नजर सड़क किनारे गिरी हुई एक मोटरसाइकिल पर पड़ी। बाइक के पास ही एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ था। पहली नजर में लोगों को लगा कि शायद कोई सड़क हादसा हुआ है और घायल आदमी को मदद की जरूरत है। लेकिन जब वो उसके करीब पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। वो आदमी बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा था और उसकी सांसें भी नहीं चल रही थीं। घबराकर लोगों ने आसपास के लोगों को आवाज लगाई। देखते ही देखते वहां भीड़ जमा हो गई। जब लोगों ने ध्यान से देखा तो साफ हो गया कि उस आदमी की मौत हो चुकी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। खबर मिलते ही पुलिस की टीम बिना देर किए घटनास्थल पर पहुंच गई और जांच शुरू कर दी। वहां पहुंचकर पुलिस ने देखा कि सड़क किनारे एक आदमी का शव पड़ा हुआ है, जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच लग रही थी। सबसे पहले पुलिस ने शव और आसपास के इलाके का बारीकी से छानबीन की। उस आदमी के शरीर पर कई गहरे घाव थे और पहली नजर में ऐसा लग रहा था कि शायद वो बाइक से गिर गया हो, जिसकी वजह से उसे गंभीर चोटें आई हों। उसके कपड़े भी खून से पूरी तरह सने हुए थे। घटनास्थल पर गिरी हुई मोटरसाइकिल और शव की स्थिति को देखकर पुलिस को शुरुआती तौर पर यह एक सड़क दुर्घटना का मामला लगा। कुछ अधिकारियों को यह भी शक हुआ कि शायद उस आदमी ने शराब पी रखी थी और नशे की हालत में बाइक चलाते समय उसका एक्सीडेंट हो गया होगा। जांच के दौरान पुलिस ने उसकी जेब से मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया, लेकिन तभी एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। पुलिस की नजर उस आदमी के गले, हाथों और पैरों पर पड़े कुछ अजीब निशानों पर गई। ये निशान ऐसे लग रहे थे मानो उसे किसी रस्सी या मजबूत चीज से बांधा गया हो। सामान्य सड़क दुर्घटना में इस तरह के निशान दिखाई देना बेहद असामान्य था। यही वजह थी कि पुलिस को मामला संदिग्ध लगने लगा। जब मृतक की पहचान की गई
तो पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि नागेश्वर रौनियार था, जिसकी तलाश उसका परिवार पिछले कई घंटों से कर रहा था। ये जानकारी मिलते ही पुलिस ने तुरंत नागेश्वर के पिता को सूचना दी और आगे की कार्रवाई के लिए उन्हें थाने बुला लिया। अब तक पुलिस को यह एहसास हो चुका था कि मामला केवल एक साधारण सड़क हादसा नहीं भी हो सकता है। उन्हें आशंका होने लगी कि कहीं इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश तो नहीं छिपी है। सच्चाई का पता लगाने और अपनी शंका की पुष्टि करने के लिए पुलिस ने नागेश्वर के शव को पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के लिए अस्पताल भेज दिया। इसके बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन पुलिस ने उससे पहले ही अपनी पड़ताल तेज कर दी थी। जांच अधिकारियों ने यह पता लगाने की कोशिश शुरू की कि नागेश्वर आखिरी बार किससे मिला था और उसने फोन पर आखिरी बातचीत किस व्यक्ति से की थी और घर से निकलते समय उसने अपने परिवार को क्या बताया था। पुलिस ने नागेश्वर के परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों और जान पहचान के लोगों से पूछताछ शुरू की ताकि उसकी दिनचर्या, स्वभाव और लोगों के साथ उसके संबंधों के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा सके। साथ ही उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल डेटा और लोकेशन हिस्ट्री भी खंगाली जाने लगी। पुलिस को उम्मीद थी कि नागेश्वर के आखिरी कुछ घंटे ही इस रहस्यमयी मौत की असली सच्चाई तक पहुंचने की सबसे अहम कड़ी साबित होंगे। जांच के दौरान पुलिस को नागेश्वर के बारे में कुछ ऐसी जानकारियां मिली जिन्होंने मामले को और भी उलझा दिया। पता चला कि कुछ समय पहले नागेश्वर को अवैध नशीले पदार्थों से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से कुछ नशीले पदार्थ बरामद हुए थे, जिसके बाद पुलिस उसे थाने ले गई थी और उसे कुछ समय जेल में भी बिताना पड़ा था। हालांकि बाद में वो रिहा हो गया था, लेकिन इस जानकारी ने पुलिस का ध्यान उसकी पुरानी हरकतों की तरफ खींच लिया। अब जांच अधिकारी नागेश्वर का पूरा बैकग्राउंड खंगालने में जुट गए। वो यह समझना चाहते थे कि नागेश्वर किन लोगों के संपर्क में रहता था, उसके दोस्त कौन थे और कहीं उसका किसी अपराधी या गलत काम करने वाले व्यक्ति से कोई संबंध तो नहीं था। इसी दौरान पुलिस को यह भी पता चला कि जिस किराना दुकान पर नागेश्वर नौकरी करता था, वहां उसका कई लोगों के साथ विवाद और कहासुनी हो चुकी थी। कुछ लोगों से उसके रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि कई बार बात झगड़े तक पहुंच गई थी। ये जानकारी सामने आते ही पुलिस को शक हुआ कि कहीं उसकी मौत के पीछे कोई पुरानी दुश्मनी या किसी की साजिश तो नहीं छिपी है। इसलिए जांच का एक बड़ा हिस्सा अब इसी दिशा में आगे बढ़ने लगा। उधर एक और बात पुलिस को लगातार परेशान कर रही थी। नागेश्वर की मौत के बाद उसकी पत्नी नेहा एक बार भी उसके माता पिता के घर नहीं पहुंची थी। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद उसने परिवार से कोई संपर्क नहीं किया था। उसका मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था और किसी को ये नहीं पता था कि वो आखिर कहाँ है। जब पुलिस ने नेहा की तलाश शुरू की तो उन्हें एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। पता चला कि नेहा उस किराए के मकान को भी छोड़ चुकी थी जहां वो अपने बेटे के साथ रह रही थी। पुलिस जब वहां पहुंची तो मकान पूरी तरह खाली मिला। घर में कोई सामान नहीं था और ना ही वहां नेहा का कोई सुराग मिला। अब स्थिति ये थी कि नेहा कहाँ गई है, इसकी जानकारी किसी के पास नहीं थी। उसका नया पता केवल नागेश्वर को ही मालूम था और अब नागेश्वर इस दुनिया में नहीं था। इसी बीच 13 सितंबर की शाम तक नागेश्वर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस के पास पहुंच गई। रिपोर्ट ने पूरे मामले की तस्वीर ही बदल दी। डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि नागेश्वर की मौत किसी सड़क दुर्घटना में नहीं हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार उसके शरीर पर गंभीर चोटों के कई निशान थे, जो ये साबित कर रहे थे कि उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। फोरेंसिक जांच में ये भी संकेत मिले कि जरूर पहले उसे जबरन शराब पिलाई गई थी, फिर उसकी बुरी तरह पिटाई की गई और बाद में उसके शव को हाईवे किनारे फेंक दिया गया था ताकि मामला एक साधारण सड़क हादसा लगे। अब पुलिस के सामने ये पूरी तरह साफ हो चुका था कि ये दुर्घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या थी। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने अपनी जांच और तेज कर दी। सबसे पहले जांच टीम उस किराना दुकान पर पहुंची जहां नागेश्वर काम करता था। वहां उन्होंने दुकान मालिक और कर्मचारियों से लंबी पूछताछ की। पूछताछ के दौरान एक ऐसा आदमी भी वहां पहुंचा जो दुकान मालिक के बेटे जितेंद्र का करीबी दोस्त था। उस आदमी ने पुलिस को एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी दी। उसने बताया कि 12 सितंबर की रात करीब 10 बजे उसके मोबाइल फोन पर एक महिला का कॉल आया था। उस महिला ने उससे कहा कि वो उसकी बात जितेंद्र से करवा दे। इसके बाद उसने अपना फोन जितेंद्र को दे दिया और दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई। जब बातचीत खत्म हुई तो जितेंद्र ने फोन वापस कर दिया और वहां से चला गया। उस आदमी ने पुलिस को यह भी बताया
कि उस रात के बाद से उसने ना तो जितेंद्र को देखा और ना ही उस महिला का दोबारा कोई फोन आया। ये बात सुनते ही जांच पुलिस का ध्यान तुरंत जितेंद्र की तरफ गया। उन्हें महसूस हुआ कि शायद इस हत्या की गुत्थी का कोई महत्वपूर्ण सिरा जितेंद्र से जुड़ा हुआ है। इसके बाद पुलिस ने बिना देर किए जितेंद्र के माता पिता को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। अब जांच का फोकस धीरे धीरे नागेश्वर की पुरानी दुश्मनियों से हटकर जितेंद्र और उस रहस्यमयी महिला की तरफ बढ़ने लगा था। पुलिस को उम्मीद थी कि यहीं से उन्हें इस हत्या के पीछे छिपे असली सच तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है। पुलिस ने सबसे पहले जितेंद्र के माता पिता से पूछताछ की और उनसे जानने की कोशिश की कि उनका बेटा किन लोगों के संपर्क में रहता था। जब पुलिस ने उनसे उस महिला के बारे में पूछा जिससे जितेंद्र की बात हुई थी, तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनका कहना था कि जितेंद्र अपने निजी मामलों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताता था और उन्हें नहीं पता कि वो किस महिला से बातचीत करता था। इसके बाद पुलिस ने जितेंद्र के उस दोस्त से संपर्क किया जिसके फोन पर 12 सितंबर की रात वो कॉल आई थी। पुलिस ने उससे उस नंबर की जानकारी मांगी ताकि उसकी जांच की जा सके। हालांकि उस आदमी ने बताया कि वो उस महिला को पहचानता नहीं था और ना ही उसका नाम जानता था, लेकिन उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वो मोबाइल नंबर पुलिस को दे दिया। उधर दूसरी तरफ पुलिस पहले से ही नागेश्वर की कॉल डिटेल और मोबाइल डेटा की जांच कर रही थी। जांच अधिकारियों को उम्मीद थी कि शायद उसके फोन रिकॉर्ड से कोई महत्वपूर्ण सुराग मिल जाएगा, लेकिन शुरुआती जांच में कोई ऐसा नंबर सामने नहीं आया जो सीधे तौर पर किसी साजिश की ओर इशारा करता हो। ज्यादातर कॉल उसके परिवार, दोस्तों या फिर उसकी पत्नी नेहा की थी। इसके बाद पुलिस ने उस नंबर की गहराई से जांच शुरू की जिस पर 12 सितंबर को दोपहर करीब 1 बजे जितेंद्र ने बातचीत की थी। जैसे ही उस नंबर की पूरी जानकारी सामने आई, पुलिस के होश उड़ गए। पता चला कि वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि नागेश्वर की पत्नी नेहा का था। ये जानकारी सामने आते ही पूरे मामले ने एक नया मोड़ ले लिया। अब तक जो जांच अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रही थी, वो अचानक नेहा और जितेंद्र के इर्द गिर्द सिमटने लगी। पुलिस को शक होने लगा कि दोनों के बीच कोई ऐसा संबंध या राज जरूर है जिसके बारे में परिवार और आसपास के लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। इसी शक के आधार पर पुलिस ने तुरंत एक टीम बनाई और उसे नेहा और जितेंद्र की तलाश में लगा दिया। अब पुलिस का मानना था कि अगर दोनों मिल जाएं, तो शायद नागेश्वर की मौत के पीछे छिपी असली कहानी सामने आ सकती है। इसी बीच नागेश्वर के पिता भी थाने पहुंचे। वो अपने बेटे की मौत से पूरी तरह टूट चुके थे और उन्हें यकीन था कि ये कोई साधारण हत्या नहीं है। उन्होंने पुलिस से कहा कि उनके बेटे की मौत के पीछे किसी अजनबी का नहीं बल्कि नेहा और जितेंद्र का हाथ है। उनका आरोप था कि दोनों ने मिलकर एक साजिश रची और उसी के तहत नागेश्वर की हत्या कर दी गई। नागेश्वर के पिता के इन आरोपों ने पुलिस के शक को और भी मजबूत कर दिया। अब जांच की दिशा लगभग साफ हो चुकी थी और पुलिस पूरी ताकत के साथ नेहा और जितेंद्र तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई। इसके बाद पुलिस ने नेहा, जितेंद्र और नागेश्वर तीनों के मोबाइल फोन की लोकेशन की जांच शुरू कर दी। खास तौर पर पुलिस का ध्यान घटना वाली रात पर था। जब उन्होंने 12 और 13 सितंबर की रात की लोकेशन हिस्ट्री खंगाली, तो एक बेहद महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। पता चला कि रात के समय तीनों मोबाइल फोन एक ही लोकेशन पर मौजूद थे। ये जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत उस लोकेशन पर पहुंची। वहां एक मकान था जिसे देखकर पुलिस को लगा कि शायद यही वो जगह है जहां इस पूरे मामले की असली कहानी छिपी हुई है। जब पुलिस ने उस मकान का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि घर के अंदर से टीवी या किसी वीडियो की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जिससे ये स्पष्ट था कि अंदर कोई मौजूद है। काफी देर तक इंतजार करने और आवाज लगाने के बावजूद जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला, तो पुलिस ने मजबूर होकर दरवाजा तोड़ दिया और घर के अंदर चली गई। अंदर पहुंचते ही उनकी नजर नेहा पर पड़ी, जो कमरे में बैठी हुई थी। जैसे ही उसने पुलिस को देखा, वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। पुलिस ने उसे बताया कि नागेश्वर की मौत हो चुकी है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये खबर सुनने के बाद भी उसके चेहरे पर ना कोई सदमा दिखाई दिया और ना ही किसी तरह का दुख। वो पूरी तरह सामान्य नजर आ रही थी, मानो उसे पहले से सब कुछ पता हो। नेहा का ये व्यवहार पुलिस के शक को और भी गहरा कर गया। इसके बाद पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की। बार बार पूछने पर भी उसने यही कहा कि उसे नहीं पता जितेंद्र कहाँ है। तब पुलिस ने उसे जितेंद्र को फोन करने के लिए कहा। जैसे ही नेहा ने उसका नंबर डायल किया, जितेंद्र ने तुरंत कॉल रिसीव कर ली।
पुलिस ने नेहा को स्पीकर ऑन करने के लिए कहा ताकि पूरी बातचीत सुनी जा सके। नेहा ने जितेंद्र से पूछा कि वो कहाँ है। जवाब में उसने एक जगह का नाम और पता बताया और कहा कि वो वहीं मौजूद है। उसने नेहा को भी वहां आने के लिए कहा, लेकिन जितेंद्र को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पूरी बातचीत पुलिस सुन रही है। इसके बाद पुलिस ने तुरंत एक प्लान बनाया। 14 सितंबर को जैसे ही जितेंद्र उस जगह पहुंचा जहां उसने नेहा को बुलाया था, पुलिस पहले से वहां मौजूद थी। पुलिस ने तुरंत उसे मौके पर ही हिरासत में ले लिया। इसके बाद नेहा और जितेंद्र दोनों को थाने लाया गया, जहां उनसे घंटों तक पूछताछ की गई। शुरुआत में दोनों पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सबूत लगातार उनके खिलाफ जाते जा रहे थे। आखिरकार कड़ी पूछताछ और दबाव में दोनों टूट गए और उन्होंने पूरी सच्चाई कबूल कर ली। पूछताछ में सामने आया कि 12 सितंबर को नेहा ने खुद नागेश्वर को फोन करके उस किराए के मकान में बुलाया था जहां वो अपने बेटे के साथ रह रही थी। उसने नागेश्वर से कहा था कि उसे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। अपनी पत्नी की बात पर भरोसा करते हुए नागेश्वर बिना किसी शक के वहां पहुंच गया। घर पहुंचने के बाद नेहा ने पहले उसे खाना खिलाया और फिर शराब पीने के लिए दी, लेकिन ये सब किसी सामान्य मुलाकात का हिस्सा नहीं था। दरअसल ये पहले से रची गई एक साजिश थी। नेहा और जितेंद्र ने नागेश्वर को रास्ते से हटाने का फैसला पहले ही कर लिया था। योजना के तहत नेहा ने अपने बेटे के खाने में नींद की दवा मिला दी थी ताकि वो गहरी नींद में सो जाए और घर में होने वाली किसी भी घटना का गवाह ना बन सके। जब बच्चा सो गया तब नेहा लगातार नागेश्वर को शराब पिलाती रही। हालांकि काफी मात्रा में शराब पीने के बावजूद नागेश्वर पूरी तरह बेहोश नहीं हुआ था। उसे अभी भी कुछ हद तक होश था। इसी बीच रात करीब 10 बजे नेहा ने जितेंद्र के दोस्त को फोन किया और उससे कहा कि वो उसकी बात जितेंद्र से करवा दे। दरअसल ये कदम भी उनकी योजना का हिस्सा था। दोनों चाहते थे कि अगर भविष्य में पुलिस जांच करे तो शुरुआत में ऐसा ना लगे कि जितेंद्र सीधे तौर पर इस मामले में शामिल था। इसीलिए जितेंद्र ने अपने मोबाइल की बजाय दोस्त का फोन इस्तेमाल किया ताकि शक की सुई उससे दूर रहे। बातचीत खत्म होने के बाद नेहा ने अगला कदम उठाया। नागेश्वर नशे की हालत में था और उसकी हालत कमजोर हो चुकी थी। इसी का फायदा उठाकर नेहा ने उसे कपड़े और रस्सियों की मदद से बांध दिया। उसे डर था कि अगर नागेश्वर को कुछ आभास हो गया तो वो भागने की कोशिश कर सकता है या शोर मचा सकता है। इसलिए उसे पूरी तरह काबू में रखने के लिए बांधकर रखा गया ताकि उनकी आगे की योजना बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके। कुछ समय बाद जितेंद्र भी नेहा के घर पहुंच गया। उस वक्त नागेश्वर शराब के नशे में था और पूरी तरह से उनके काबू में आ चुका था। शुरुआत में दोनों ने योजना बनाई कि उसे उसी हालत में बाइक पर बैठाकर कहीं दूर ले जाकर छोड़ दिया जाए, लेकिन फिर उन्हें डर लगा कि अगर रास्ते में किसी ने नागेश्वर को इस हालत में देख लिया तो उन पर शक हो सकता है। इसलिए उन्होंने अपनी योजना बदल दी। इसके बाद आधी रात के करीब नेहा और जितेंद्र ने पहले नागेश्वर को नहलाया, उसके खून और गंदगी के निशान साफ किए और फिर उसे साफ कपड़े पहनाए ताकि वो सामान्य दिखाई दे। इसके बाद दोनों ने उसे बाइक पर बैठाया। बाइक जितेंद्र चला रहा था, बीच में नागेश्वर बैठा था, जबकि पीछे नेहा उसे संभाले हुए थी ताकि वो रास्ते में गिर ना जाए। इसके बाद तीनों वहां से निकल पड़े और करीब 25 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में पहुंच गए। वहां एक गांव के पास सड़क किनारे उन्होंने नागेश्वर को बाइक से उतारकर फेंक दिया। उसकी मोटरसाइकिल भी वहीं छोड़ दी गई ताकि देखने वालों को लगे कि ये कोई साधारण सड़क दुर्घटना है। नेहा नागेश्वर का मोबाइल फोन अपने साथ ले गई थी, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने वो फोन भी उसके शव के पास रख दिया। उनका मकसद यही था कि पूरी घटना एक हादसे जैसी दिखाई दे और किसी को इस बात का अंदाजा भी ना हो कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश छिपी हुई है। पूछताछ के दौरान नेहा और जितेंद्र ने अपने रिश्ते के बारे में भी कई अहम खुलासे किए। उन्होंने बताया कि नेहा और नागेश्वर की शादी करीब 6 साल पहले प्रेम विवाह के रूप में हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच सब कुछ सामान्य था, लेकिन समय के साथ उनके रिश्ते में दूरियां आने लगी थी। दूसरी तरफ नागेश्वर अपने परिवार की जिम्मेदारियों में इतना उलझा रहता था कि उसे अपने आसपास बदल रही परिस्थितियों का अंदाजा ही नहीं हो पाया। नेहा कभी कभी नागेश्वर को खाना देने के लिए उसकी दुकान पर जाया करती थी। इसी दौरान जितेंद्र की नजर नेहा पर पड़ी। एक दिन उसने किसी बहाने से नागेश्वर का मोबाइल फोन ले लिया और उसी में से नेहा का नंबर हासिल कर लिया। इसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई, जो धीरे धीरे बढ़ती चली गई।
शुरुआत में ये बातचीत सामान्य थी, लेकिन समय के साथ दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। जितेंद्र ने नेहा को प्रभावित करने के लिए उस पर पैसे खर्च करने शुरू कर दिए। वो उसे छोटे बड़े उपहार देता, उसकी तारीफ करता और हर समय उसका साथ देने की कोशिश करता। धीरे धीरे नेहा भी उसकी बातों और व्यवहार से प्रभावित होने लगी। कुछ ही समय में दोनों के बीच ऐसा रिश्ता बन गया जिसे वो दुनिया की नजरों से छिपाकर रखना चाहते थे। इसी वजह से जितेंद्र अलग अलग बहाने बनाकर नागेश्वर के घर आने लगा। जब भी दुकान के किसी सामान की जरूरत होती, वो खुद उसे पहुंचाने की जिद करता। बाहर से देखने पर ऐसा लगता था कि वो सिर्फ मदद कर रहा है, लेकिन हकीकत में उसका मकसद नेहा से मिलना और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना था। उस समय नेहा अपने ससुराल में ही रहती थी। ऐसे में जितेंद्र का बार बार घर आना परिवार के लोगों को अजीब लगने लगा। धीरे धीरे लोगों को एहसास होने लगा कि उसकी दिलचस्पी घर के कामों में नहीं बल्कि नेहा में है। आखिरकार मोहल्ले और परिवार के कुछ लोगों ने नागेश्वर को इस बारे में बताना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि नेहा और जितेंद्र एक दूसरे से अलग ही अंदाज में बात करते हैं। उनके बीच सामान्य परिचय से कहीं ज्यादा नजदीकियां दिखाई देती हैं। दोनों अक्सर साथ हंसते बोलते नजर आते थे और उनका व्यवहार लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर रहा था। जब ये बातें बार बार नागेश्वर के कानों तक पहुंची तो उसने नेहा से सीधे इस बारे में सवाल किया, लेकिन नेहा ने हर आरोप को झूठ बताते हुए साफ इनकार कर दिया। उसने नागेश्वर को भरोसा दिलाने की कोशिश की कि लोगों को गलतफहमी हुई है और उसके और जितेंद्र के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। नागेश्वर ने उस समय उसकी बातों पर भरोसा कर लिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जिस रिश्ते को वो अफवाह समझ रहा है वही आगे चलकर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक सच बनने वाला था। इसी वजह से नागेश्वर ने बाद में नेहा को परिवार से अलग एक किराए के घर में रहने के लिए भेज दिया। उसे उम्मीद थी कि अगर नेहा परिवार से दूर रहेगी तो शायद हालात धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और जितेंद्र से उसकी मुलाकातें भी बंद हो जाएंगी। नया घर पहले वाले घर से काफी दूर था, इसलिए नागेश्वर को लगा कि इससे उनके रिश्ते में आई दरार भर सकती है, लेकिन उसकी ये उम्मीद जल्द ही टूट गई। दूरी बढ़ने के बावजूद नेहा और जितेंद्र लगातार फोन पर संपर्क में रहे और उनकी बातचीत पहले की तरह जारी रही। इसी दौरान नागेश्वर की जिंदगी में एक और बड़ा मोड़ आया। अवैध नशीले पदार्थों से जुड़े एक मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और कुछ समय के लिए उसे जेल जाना पड़ा। नागेश्वर के जेल जाने के बाद नेहा घर पर अकेली रह गई। इसी मौके का फायदा उठाकर नेहा और जितेंद्र एक दूसरे के और करीब आ गए। दोनों घंटों फोन पर बातें करते, अक्सर मिलते और जितेंद्र अब नेहा से मिलने उसके घर भी आने लगा। धीरे धीरे उनका रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो गया। जब नागेश्वर जेल से रिहा होकर वापस लौटा तो उसे दोनों की बढ़ती नजदीकियों के बारे में पता चल गया। इसके बाद नेहा और नागेश्वर के बीच जितेंद्र को लेकर अक्सर झगड़े होने लगे। नागेश्वर बार बार नेहा से पूछता कि आखिर वो जितेंद्र से लगातार क्यों बात करती है और उससे मिलने की जरूरत क्या है, लेकिन हर बार बात बहस और विवाद में बदल जाती। समय के साथ ये झगड़े और गंभीर होते चले गए। एक दिन गुस्से में नागेश्वर सीधे जितेंद्र के घर पहुंच गया और उसके माता पिता के सामने जमकर हंगामा कर दिया। उसने खुलकर आरोप लगाया कि जितेंद्र उसकी पत्नी से संबंध रखता है और उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद कर रहा है। शुरुआत में जितेंद्र के माता पिता ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान उन्हें यह भी पता चला कि जितेंद्र ने नेहा पर करीब 25 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। ये सुनकर वो भी हैरान रह गए। जितेंद्र की हरकतों से नाराज होकर उन्होंने आखिरकार उसे घर से निकाल दिया। दूसरी तरफ नागेश्वर और नेहा के रिश्ते भी लगातार बिगड़ते जा रहे थे। दोनों के बीच आए दिन झगड़े होते थे और कई बार बात हाथापाई तक पहुंच जाती थी। हालात इतने खराब हो गए कि आखिरकार नेहा अपने बेटे को लेकर घर छोड़कर चली गई। इसके बाद वो जितेंद्र के साथ एक किराए के मकान में रहने लगी। दोनों ने मकान मालिक को खुद को पति पत्नी बताकर घर किराए पर लिया। धीरे धीरे जितेंद्र, नेहा और उसका बेटा एक ही घर में साथ रहने लगे और एक नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करने लगे। कुछ समय बाद नागेश्वर को इस नए घर के बारे में भी पता चल गया। इसके बाद वो अक्सर वहां पहुंच जाता और नेहा से झगड़ा करता। वो उससे कहता कि वो अपने बेटे के साथ वापस उसके पास लौट आए और जितेंद्र को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर दे। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। नेहा और जितेंद्र अपने रिश्ते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। धीरे धीरे दोनों के मन में ये सोच पैदा होने लगी
कि जब तक नागेश्वर उनकी जिंदगी में मौजूद है तब तक वो कभी चैन से नहीं रह पाएंगे। इसी सोच ने आगे चलकर एक खौफनाक साजिश का रूप ले लिया और दोनों ने मिलकर नागेश्वर को रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। बाद में मीडिया के सामने अपना पक्ष रखते हुए नेहा ने कई गंभीर आरोप लगाए। उसका कहना था कि शादी के शुरुआती दिनों में नागेश्वर एक अच्छा और जिम्मेदार इंसान था, लेकिन समय के साथ उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। नेहा के मुताबिक वो उसे मारता पीटता था, उसका कारोबार बंद हो चुका था और वो अक्सर शराब के नशे में रहता था। उसने ये भी दावा किया कि नागेश्वर गलत आदतों में शामिल हो गया था और उसका स्वभाव पहले जैसा नहीं रहा था। नेहा ने आगे आरोप लगाया कि नागेश्वर उसे एक अलग घर में ले गया था, जहां वो दूसरे लोगों से पैसे लेकर उन्हें उसके साथ गलत व्यवहार करने की अनुमति देता था। उसका कहना था कि वो ये सब किसी से कह नहीं पाती थी क्योंकि वो अपने बेटे से दूर नहीं होना चाहती थी और एक समय पर वो नागेश्वर से बहुत प्यार भी करती थी। इसी वजह से वो लंबे समय तक चुपचाप सब कुछ सहती रही। नेहा ने यह भी दावा किया कि बाद में कई अजनबी लोग उनके घर आने लगे थे और उसने कई बार पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी। उसके अनुसार उसने नागेश्वर के खिलाफ कई शिकायतें दी, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसका आरोप था कि हर बार मामला दबा दिया जाता था और उसे न्याय नहीं मिल पाया। मीडिया से बातचीत के दौरान नेहा ने कहा कि जब भी वो नागेश्वर के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराती थी तो वो उसके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता था। वो वादा करता था कि आगे से ऐसा कुछ नहीं करेगा और उससे केस वापस लेने की गुहार लगाता था। नेहा के अनुसार हर बार वो उसकी बातों पर भरोसा कर लेती थी, लेकिन कुछ समय बाद हालात फिर पहले जैसे हो जाते थे। नेहा का कहना था कि नागेश्वर उसे अक्सर धमकी देता था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे उसके बेटे से हमेशा के लिए अलग कर देगा। नेहा के अनुसार यही डर उसे लंबे समय तक चुप रहने और सब कुछ सहने के लिए मजबूर करता रहा। उसका दावा था कि वो अपने बच्चे को खोने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने कभी खुलकर किसी के सामने अपनी परेशानियां नहीं रखी। नेहा ने यह भी आरोप लगाया कि नागेश्वर का किसी दूसरी महिला के साथ भी संबंध था। उसके मुताबिक जब भी वो इस बारे में उससे सवाल करती तो दोनों के बीच भयंकर झगड़ा हो जाता था। कई बार बात इतनी बढ़ जाती कि मामला मारपीट तक पहुंच जाता। नेहा का कहना था कि समय के साथ उसका वैवाहिक जीवन पूरी तरह तनाव और डर के माहौल में बदल गया था। दूसरी तरफ जितेंद्र ने भी पुलिस और मीडिया के सामने अपनी कहानी रखी। उसका कहना था कि एक समय ऐसा भी था जब नागेश्वर ने खुद उसे नेहा का मोबाइल नंबर दिया था और उससे कहा था कि वो उससे बात करे क्योंकि वो बहुत अच्छी लड़की है। जितेंद्र के अनुसार शुरुआत में उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन नागेश्वर के बार बार कहने पर उसने नेहा से बातचीत शुरू कर दी। उसने दावा किया कि करीब 2 से 3 महीने बाद उसे पता चला कि नेहा दरअसल नागेश्वर की पत्नी है। वहीं नेहा ने भी इसी तरह की बात कही। उसका आरोप था कि नागेश्वर जानबूझकर उसे जितेंद्र से बातचीत करने के लिए मजबूर करता था। उसके अनुसार अगर वो ऐसा करने से मना करती तो नागेश्वर उसके साथ मारपीट करता था। नेहा का कहना था कि नागेश्वर की नजर जितेंद्र की आर्थिक स्थिति पर थी और वो चाहता था कि किसी तरह जितेंद्र उनके करीब आए। नेहा के मुताबिक नागेश्वर का मानना था कि अगर वो जितेंद्र के साथ नजदीकी बढ़ाएगी तो जितेंद्र उन पर पैसे खर्च करेगा और उनकी आर्थिक परेशानियां कम हो जाएंगी। वहीं जितेंद्र ने दावा किया कि उसने समय समय पर नागेश्वर को करीब 30 लाख रुपए दिए थे। हालांकि इस दावे को लेकर बाद में कई सवाल भी खड़े हुए। जैसे जैसे नेहा और जितेंद्र की बातचीत बढ़ती गई, नेहा ने अपनी निजी परेशानियां और घरेलू विवादों की बातें भी उससे साझा करनी शुरू कर दी। उसने उसे बताया कि घर में उसके साथ मारपीट होती है और वो खुद को बेहद असहाय महसूस करती है। जितेंद्र के अनुसार ये बातें सुनकर उसे नेहा के लिए सहानुभूति होने लगी। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आते गए और समय के साथ उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर प्रेम संबंध में बदल गया। इसके बाद नेहा ने अपना घर छोड़ दिया और जितेंद्र के साथ एक अलग किराए के मकान में रहने लगी। लेकिन नेहा का दावा था कि इसके बाद भी नागेश्वर उसका पीछा करता रहा और उसे लगातार परेशान करता रहा। उसके अनुसार इसी वजह से उसके मन में नागेश्वर को अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए हटाने का विचार आया। पुलिस पूछताछ और मीडिया के सामने नेहा और जितेंद्र ने लगभग यही कहानी दोहराई और अपने रिश्ते तथा घटनाओं को इसी नजरिए से पेश किया। हालांकि उनकी बातों में कितनी सच्चाई थी और कितना झूठ,
इसका पूरी तरह पता लगाना आसान नहीं था, क्योंकि नागेश्वर अब इस दुनिया में नहीं था कि वो अपनी तरफ की कहानी बता सके। यही वजह थी कि इस मामले के कई पहलुओं पर सवाल बने रहे। अगर वास्तव में नेहा के साथ इतना सब कुछ हो रहा था, तो ये भी एक बड़ा सवाल था कि उसने अपने परिवार या किसी करीबी व्यक्ति को पहले कभी इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। जब नागेश्वर के परिवार ने ये आरोप सुने, तो उन्होंने उन्हें पूरी तरह खारिज कर दिया। परिवार का कहना था कि नागेश्वर और नेहा के बीच झगड़े जरूर होते थे, लेकिन उनके अनुसार अलग रहने की मुख्य वजह ये थी कि नेहा का घर के कई सदस्यों के साथ विवाद रहता था। परिवार ने दावा किया कि इन झगड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। परिवार ने जितेंद्र के उस दावे पर भी सवाल उठाए, जिसमें उसने नागेश्वर को 30 से 35 लाख रुपए देने की बात कही थी। उनका कहना था कि अगर वास्तव में उन्हें इतनी बड़ी रकम मिली होती, तो उनकी आर्थिक स्थिति में उसका असर साफ दिखाई देता, लेकिन परिवार के अनुसार ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए उन्हें लगता था कि जितेंद्र और नेहा अपनी कहानी को मजबूत बनाने के लिए कई बातें बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। नागेश्वर के परिजनों का कहना था कि वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता था, उसका सम्मान करता था और अपने परिवार के लिए दिन रात मेहनत करता था। उनके मुताबिक उसे जिस तरह पेश किया जा रहा था, वो उसकी वास्तविक छवि से बिल्कुल अलग था। परिवार का मानना था कि हत्या के बाद खुद को बचाने के लिए उसके खिलाफ कई आरोप लगाए गए। आखिरकार पुलिस ने सभी सबूतों, कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन डेटा और पूछताछ के आधार पर नेहा और जितेंद्र दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और उनके खिलाफ प्रेम प्रसंग के चलते नागेश्वर की हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का मामला दर्ज किया गया। इस घटना ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया कि जब रिश्तों में विश्वास टूट जाता है, तो उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। एक परिवार बिखर गया, एक बच्चे ने अपने पिता को खो दिया और कई जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। तो दोस्तों, यही था नागेश्वर हत्याकांड का पूरा मामला। अगर आपने वीडियो को आखिर तक देखा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, तो ऐसे ही सच्ची क्राइम स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।